चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग डेली बेसिस पर लाइव आते हैं। 9 बजे आपका ये क्लासेस चलता है और 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में हम लोग 40 क्वेश्चन साइंस को देखते हैं। और आपको मेरे भाई आज हम करवाएंगे, आज आपका 73 नंबर सेट का डिस्कशन होने वाला है। तो 40 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको अभी जस्ट आपको देखने वाला है और आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और इस 40 क्वेश्चन से हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि हम सभी लोगों का टारगेट है टीयर 4 में अच्छे मार्क्स हम लोगों को लाना है। तो चलिए मेरे भाई हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मेरे भाई इसके कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को पहले जानना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन दे रखा है कि किसी बिंदु से होकर के, यदि किसी बिंदु से होकर के मेरे भाई, यदि किसी बिंदु से होकर जाने वाले प्रत्येक कण की बात करता है, यानी किसी बिंदु से होकर के जाने वाले प्रत्येक कण समान मार्ग से जाता है, समान मार्ग से जाता है, तो मेरे भाई इस प्रकार के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के फ्लो को क्या कहते हैं? क्या वो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, क्या वो हमारा अनकंट्रोल्ड फ्लो होगा, क्या वो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा? इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक होगा। मेरे भाई एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सामान्य मार्ग में जाता है, इसका मतलब है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कि उसका जो फ्लो होगा मेरे भाई, हम कहेंगे सेम पाथ में फ्लो होगा, पाथ में कोई अंतर नहीं होगा। अब होता क्या है, तो एक टर्म आता है मेरे भाई जिसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो के नाम से जानते हैं। एक टर्म हमारा आता है फिजिक्स में जिसको हम लोग यहां पर स्ट्रीमलाइन फ्लो के नाम से जानते हैं। अगर इस स्ट्रीमलाइन फ्लो की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारा किस में होगा? तो मेरे भाई जब हम लोग इसको स्पेस में स्टडी करते हैं, कहां पर? हम लोग जब स्पेस में स्टडी करते हैं, इसका स्टडी अगर हम लोग कहां पे करेंगे मेरे भाई, तो यहां पर स्पेस में जब हम स्टडी करते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जब इसको स्पेस में हम लोग स्टडी करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, ये हमारा स्पेस होता है। और इस स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, इसके किसी भी बिंदु पर अगर फ्लो देखना चाहेंगे, इसके किसी भी बिंदु पर अगर फ्लो देखना चाहेंगे और हम लोग ये चाहेंगे कि उस फ्लो की गति क्या होगी, उसका मेरे भाई उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बिंदु पर, इस फ्लो के किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी अगर आपको देखना होगा, इस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो टेंजेंट लाइन की जो दिशा होगी मेरे भाई, वही वेक्टर, वही हमारा वेलोसिटी वेक्टर देगा। तो ये किसकी दिशा हो गई? तो ये हमारा, यहां पर हम कहेंगे ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर की दिशा हो गई। ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि अगर आप स्ट्रीम लाइन की फ्लो की बात करें, किसी भी बिंदु पर अगर टेंजेंट लाइन खींचते हैं, ये आप स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसी स्पर्श रेखा के दिशा में हम कहेंगे वेलोसिटी मिलता है। लेकिन क्वेश्चन कई बार यह पूछा गया है कि इस स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस की हम बात करते हैं, इसी स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे भाई परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हमारा ये होगा। और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हमारा क्या होगा मेरे भाई, इस वेलोसिटी वेक्टर की अगर हम बात करेंगे वो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं होगा। जो भी फ्लो होगा मेरे भाई इस पॉइंट पर हमारा एक ही लाइन में होगा, सेम पाथ में होगा, क्योंकि ये हमारा टेंजेंट लाइन के अलोंग होगा और उसी में हमको वेलोसिटी मिलता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो की हम बात करते हैं। ऐसे और भी फ्लो होते हैं, जैसे कि मेरे भाई हमारे पास लेमिनार फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो भी होता है। इन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहां पर बात करते हैं किसका, अगर हम यहां पर लेमिनार फ्लो की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि जो लेमिनार फ्लो होता है और अगर टर्बुलेंट फ्लो की अगर हम बात करते हैं, तो आप ये दोनों बात भी समझ लीजिए कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो हमारा क्या होता है। इजी वे में आप समझ लेंगे मेरे भाई कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को अगर समझना होगा, तो सबसे मेरे भाई इजीएस्ट एग्जांपल हम आपको देना चाहते हैं और शायद आप इस चीज को आसानी से समझ पाओगे। हमारे पास क्या है मेरे भाई, तो हम यहां पर एक सिंपल सा एक एग्जांपल आपके सामने लेकर के हम आपको बताना चाहते हैं और शायद आप इस चीज को पिकअप अच्छे से कर लोगे। तो मेरे भाई आप यहां पर गौर से देखिए, जो आपके सामने हम बना रहे हैं, इसको आप गौर से सिर्फ एनालिसिस कीजिएगा। ये आपके सामने जो हम अभी बना रहे हैं, इसको सिर्फ आप गौर से एनालिसिस कीजिएगा। एक्चुअली मेरे भाई ये हमारा कुछ ऐसा है और यहां पर हम कहते हैं कुछ ऐसा है। और इस परिस्थिति में यहां पर हम लोग को क्या करना है मेरे भाई, तो इसको कंप्लीटली हम यहां पर क्या करते हैं, इस तरीके से हम इसको फील कर देते हैं। मेरे भाई आपको दिख करके लग रहा होगा कि ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर सिगरेट को देखे होंगे और लोगों को सिगरेट पीते हुए आप देखे भी होंगे मेरे भाई। जब लोग सिगरेट पीता है तो इसी में आपका लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो दोनों छुपा हुआ है। देखिएगा जैसे ही यहां पर मेरे भाई वो जलाता है, तो स्टार्टिंग में देखिएगा वो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। यानी कहने का मतलब है, स्टार्टिंग में आप देखिएगा ऐसे आपको सीधा सीधा मेरे भाई यहां से फ्लो
दिखेगा। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा मेरे भाई पैरेलल फ्लो निकलेगा। यहां से धुआं जब निकलता है तो एक लाइन में निकलता है और ऊपर जाने के बाद वो हमारा ऐसे ऐसे करके फैल जाता है, इधर इधर फैल जाता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इधर उधर अगर फैल गया ये वाला रीजन तो इसको हम लोग टर्बुलेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर टर्बुलेंट फ्लो के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई फ्लो अगर इधर उधर हो गया उसको टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे, और अगर फ्लो अगर एक लाइन में हो रहा है तो मेरे भाई एक लाइन में अगर फ्लो हो रहा है इसको हम लोग लैमिनार फ्लो के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लैमिनार फ्लो कहते हैं। जैसे क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछेगा कि हमारे ब्लड का जो फ्लो हमारे वेन्स में होता है, आर्टरी में होता है, उसमें कहेंगे वो कैसा फ्लो है, तो हम कहेंगे लैमिनार फ्लो होगा, क्योंकि एक लेयर बाय लेयर फ्लो होता है। किसी पाइप के अंदर अगर पानी का फ्लो होता है लेयर बाय लेयर होता है, लेकिन जहां पर पाइप से पानी बाहर निकलता है वहां जो फ्लो होता है उसको टर्बुलेंट फ्लो के नाम से जानते हैं। और हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको हिंदी में हम लोग विक्षुब्ध प्रवाह के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हिंदी में किसके नाम से जानेंगे मेरे भाई, यहां पर इसको हम लोग विक्षुब्ध प्रवाह के नाम से जानते हैं। ये हमारा विक्षुब्ध प्रवाह होता है, और इसको हम लोग लैमिनार फ्लो धारा रेखीय प्रवाह के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन स्ट्रीमलाइन फ्लो की यहां पर बात कर रहा था। स्ट्रीमलाइन फ्लो में ये चीज जरूर याद रखिएगा कि इसके परपेंडिकुलर में टेंजेंट के अलॉन्ग जो हमारा परपेंडिकुलर यहां पर एक लाइन खींचे, इस पर हमारा कोई भी वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं मिलेगा। जो भी होगा मेरे भाई इसी टेंजेंट के अलॉन्ग ही होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सामान्य मार्ग का निर्माण हमारा सिर्फ इसी के डायरेक्शन में होगा और हमें वेलोसिटी वेक्टर देता है। तो स्ट्रीमलाइन में मेरे भाई हम लोग को क्या मिलता है, तो एक वेलोसिटी वेक्टर मिलता है, लेकिन किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं तो उसी की दिशा में हमारा प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा मेरे भाई साधारणतः यानी कि जनरली बोला गया है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, वो आंत को सीधा एक्सरे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरे भाई हम लोग जानते हैं आंत का एक्सरे नहीं होता है, जो आंत है ना उसका एक्सरे नहीं होता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्सरे की अगर बात करते हैं ना, वो एक्सरे मेरे भाई क्या करता है, आर पार कर जाता है और उसका कोई इमेज नहीं बन पाता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर आंत का एक्सरे हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो आर पार हो जाता, कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो आप कहेंगे एक्स किरण की बात करते हैं, वो जो आंत से मेरे भाई वो पार हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उनकी कोई भी उपयोगी यहां पर छवि नहीं बनेगी, परछाई नहीं बनेगी, कोई इमेज नहीं बन पाता है। इसलिए हम लोग उसका क्या करेंगे, तो यहां पर सीधा सीधा हम कहेंगे मेरे भाई उसका हम लोग यहां पर क्या नहीं करेंगे, तो एक्सरे नहीं करेंगे। तो हम लोग आंत के इंडोस्कोपी करते हैं। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो आंत होता है जिसको छोटी आंत या बड़ी आंत जो भी आप कहते हैं, अगर हम आंत की बात करते हैं तो इस आंत का क्या करेंगे, तो इस आंत का मेरे भाई यहां पर एक्सरे हम लोग नहीं करते हैं। एक्सरे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये आर पार कर जाएगा, इमेज नहीं फॉर्म करेगा। तो एक्सरे अगर करेंगे तो ये इमेज फॉर्म नहीं करेगा। एक्सरे अगर करेंगे मेरे भाई तो यहां पर ये इमेज फॉर्म नहीं करेगा, यानी कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन अगर आंत की क्या करते हैं, तो हम लोग इसका इंडोस्कोपी करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसका हम लोग इंडोस्कोपी करते हैं। और इंडोस्कोपी आपको ध्यान रखना जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस सिद्धांत पे काम करता है मेरे भाई, ये प्रिंसिपल हमारा क्या है, तो हम कहेंगे यहां पर ये प्रिंसिपल हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की बात हम करते हैं, एग्जाम में आता है। और इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी को हम लोग कहेंगे मेरे भाई ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर बात करते हैं, इसी पर हमारा ये इंडोस्कोपी हमारा काम करता है। तो मेरे भाई आंत की बात करते हैं तो ये हमारा होता है, इसके पीछे का रीजन भी हमारा ये है। और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, कि यहां पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यही रीजन था, इसीलिए हम लोग क्योंकि पूछा है तब रीजन के साथ हम लोग को बताना था। और वैसे आंत का हम लोग इंडोस्कोपी ही करते हैं और उसी के सहारे हम लोग डिजीज के बारे में पता लगाते हैं। आगे मेरे भाई आपको दे रखा है और मिलान करके आपको बताना है, बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपके राइट होंगे। एक बात मेरे भाई आप जान लीजिए कि जब कभी भी प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। अपवर्तन की घटना वहीं घटती है जहां पर प्रकाश हमारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि माध्यम परिवर्तन होता है। तो मेरे भाई अगर चौथा ऑप्शन को पढ़िएगा कि प्रकाश का अपवर्तन मेरे भाई तब होता है जैसे ही प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। इसका मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो हम सीधा सीधा कहेंगे मेरे भाई इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो कहीं ना कहीं सी का तो 4 होगा। तो मेरे भाई यहां देखिएगा तो ये ए है, ये बी वाला ऑप्शन, ये सी वाला। तो मेरे भाई यहां पर ए का तो हमारा 2 है, बी का 1 है और सी का हमारा 4 है। तो मेरे भाई सी का यहां 2 तो ये नहीं होगा और सी का 4 मैच कर रहा है, इसका मतलब यही आंसर होने की संभावना यहां पर है। तो आप यहां पर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग देखते हैं मेरे भाई अनुरणन की अगर बात करते हैं, जिसको रिवर्बरेशन कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। अनुरणन में क्या होता है, अनुरणन में मेरे भाई साउंड गूंजता है और साउंड मेरे भाई लगातार गूंजता है। अगर कुछ एक बार अगर बोल दीजिएगा तो आपकी आवाज बार बार मेरे भाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण दीवार से छत से टकरा करके बहुत बार वो आवाज सुनाई देगी और वो आवाज गूंजती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को अनुरणन कहते हैं। तो मेरे भाई आप ध्यान रखना कि अनुरणन की अगर हम बात करेंगे तो जो अनुरणन हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हम लोग जाएंगे तो हम कहेंगे यहां पर मेरे भाई कि इस तरीके से अगर अनुरणन की अगर बात करेंगे तो ए का हमारा क्या होगा, तो कहेंगे ए का हमारा यहां पर
एक हमारा 3 मैच करेगा मेरे भाई, इसमें से ये आंसर हमारा नहीं होगा फिर, तो यहां पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि और ऑप्शन हमारा छटा हुआ है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ए का जो हमारा ये होगा इसका हम लोग दीर्घ प्रतिध्वनि की बात करेंगे, यानी इको तो होगा लेकिन मेरे भाई लंबे समय तक इको होता है, यानी कि आवाज लगातार गूंजते रहता है, तो दीर्घ प्रतिध्वनि की बात करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई, ये हमारा जो लार्ज हमारा इको होगा उसकी हम बात करते हैं, इको नहीं है लार्ज इको। तो मेरे भाई दीर्घ प्रतिध्वनि के साथ जाएंगे, तो ए का हमारा 3 मैच कर गया, ए का हमारा 3 मैच कर गया, और सी का हमारा यहां पर 4 मैच कर गया। तो ए का 3 सी का 4, तब तो ये नहीं होगा, ए का 3 सी का 4, ए का 3 यहां है और यहां पर सी का 4, तब हमारा आंसर क्या होगा, तब बी ऑप्शन राइट होगा। अब अगर हम लोग एक और चेक कर लेते हैं, रेजोनेंस की बात कही जाती है, हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई जो रेजोनेंस हमारा, तो इसको अनुनाद कहते हैं। ये हमारा क्या होता है मेरे भाई, यहां पर अनुनाद की जब हम बात करेंगे तो हमेशा याद रखना अनुनाद तब होता है जब दो समान आवृत्ति वाली तरंग की बात करते हैं। जब दो समान आवृत्ति वाली तरंग हमारा एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर जाती है तो उसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, यानी इस बी का ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई 3 1 4 और 3 1 4 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए, मेरे भाई यहां पर करंट की बात करता है, और करंट हमारा क्या है, मेटालिक कंडक्टर है, उसके जरिए यहां पर प्रवाहित होती है। अब कहता है कि जिसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है मेरे भाई वो धारा की दिशा में बढ़ जाता है, यानी कहने मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेरे भाई वो कांस्टेंट नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल है, चूंकि क्वेश्चन में ही ऐसा बोला है, तो हम लोग को मान के चलना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा मेटल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे भाई वेरिएबल है, यानी यहां का क्रॉस सेक्शन और यहां के क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो यहां का क्रॉस सेक्शन यहां पर छोटा होगा, यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, तो कहेंगे बड़ा होगा। तो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, अगर करंट का फ्लो किधर से किधर हो रहा है तो कहेंगे करंट का फ्लो इस कंडक्टर के अंदर, ये जो हमारा कंडक्टर है इस कंडक्टर मेरे भाई करंट का जो फ्लो हो रहा है हमारा इधर हो रहा है, क्योंकि यहां पर बोल दिया है कि एक धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है मेरे भाई वो धारा की दिशा में ही बढ़ रहा है, यानी धारा की दिशा अगर इधर है तो इसका क्षेत्रफल भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ रहा है। ये कोई यूनिफॉर्म हमारा डायमीटर का नहीं है कि यहां का एरिया सेम होगा, ये हमारा वेरिएबल डायमीटर की बात कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं इस कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं मेरे भाई इस कंडक्टर का जो डाया है वो हमारा कैसा होगा, कि डायमीटर इसका यहां पर वेरिएबल होगा, और वेरिएबल कहने का मतलब है मेरे भाई इसकी जो डायमीटर है वो हमारे परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि यहां का डायमीटर कम यहां का डायमीटर ज्यादा होगा और करंट के डायरेक्शन में हमारा होगा। अब कहता है मेरे भाई कि उधर ही हमारा धारा प्रवाहित होती है, तो आपको यह बताना है यदि इस दिशा में अग्रसर हो तो हमारा क्या होगा। तो मेरे भाई आपको स्टेटमेंट के बेस पर हिसाब आंसर करना है। एक चीज आप जान लीजिए मेरे भाई कि अगर हम यहां पर बात करते हैं किसका, अगर हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुने तो आप जान लीजिए। ये जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है ना वो कितना करंट फ्लो करेगा, तो हम लोग कहते हैं NEA और हमारा ये VD होगा, जिसमें यहां पे VD की बात करते हैं मेरे भाई तो उसको हम लोग यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। VD को हम लोग क्या कहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है ये जो VD हमारा है इसकी अगर हम बात करते हैं, जो हमारा VD हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा होता है वो I अपन में क्या होगा तो NEA हमारा होगा। अब मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल है, यहां का एरिया मान लेते A1 है और यहां का एरिया मान लेते A2 है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो A2 है वो हमारा ग्रेटर देन A1 है, यानी कि एरिया में बढ़ोतरी हो रहा है। तो इस परिस्थिति में अगर मान लेते हैं ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई यहां पर हम I की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, चूंकि करंट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वही है मेरे भाई, ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं इसको यहां पर कांस्टेंट कह दिए, तो हम कहेंगे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कांसेप्ट हमारा यहां पर दे रखा है इस VD की अगर हम बात करेंगे ये वित्त कर्मानुपाती हमारा यहां पर एरिया का होगा। तो जाहिर सी बात अगर एरिया बढ़ रहा है इधर से इधर जा रहे हैं, अगर एरिया हमारा बढ़ेगा तो मेरे भाई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसका मान घट जाएगा, तो आप कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहने का मतलब इसको अफवाह वेग के नाम से जानते हैं मेरे भाई, इसी को हम लोग कहते हैं यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को क्या कहेंगे तो इसको हम लोग यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से हम जानते हैं, इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और याद रखना मेरे भाई कि अगर एरिया हमारा बढ़ा, चूंकि इधर से इधर की दिशा में आ रहा तो एरिया हमारा बढ़ रहा है, और जब एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा घटेगा, तो मेरे भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा घट जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे इस दिशा में, अगर इस दिशा में अग्रसर कह रहा है कि प्रवाहित होती है तो इस दिशा में अग्रसर हो, तो मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे अफवाह का जो वेग होगा हमारा घट जाएगा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अफवाह का वेग कहते हैं। चलो यहां पर नहीं, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, एक ऑप्शन हमारा यहां पर अफवाह का जो वेग होगा, इस अफवाह के वेग को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं।
इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा क्या होता है, यहां पर घट जाएगा, इसका मतलब एरिया बढ़ रहा है, चूंकि इधर इधर आ रहा है, यानी कि जिधर दिशा है प्रवाह, जो हमारा करंट के जो डायरेक्शन है उधर हमारा, अगर इधर से इधर आ रहे हैं तो हमारा एरिया बढ़ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर A2 ज्यादा है A1 से, हम कहेंगे एरिया अगर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा, यानी अफवाह का वेग हमारा घट जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए करेंगे, हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर हेलो सर, टीआरई 3 में जो नियुक्ति बैच लिए थे वो टीआरई 4 के लिए प्लीज रिप्लाई दे। देखिए टीआरई 4 के लिए जो है ना स्पेशली नियुक्ति 4.0 आ रहा है, इसलिए नियुक्ति 3.0 तो आप रखिए, लेकिन आप उसको अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियुक्ति 4.0 के लिए हम स्पेशली एक क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, और नियुक्ति 4.0 में इस बार 4000 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। 2000 क्वेश्चन आपका मिक्स होगा और 2000 क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज हम कराएंगे, उसमें भी एकदम पूरा रगड़ के मेहनत करके कराएंगे। और आप देखिएगा कि अगर सिर्फ नियुक्ति बैच ही एक हमारा एक ऐसा बैच होगा जो आपको टीआरई 4 में आपके सफलता तक आपको पहुंचा देगा। उसके कंटेंट में भी हम बहुत तरीके से उसको हम सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस को असेंबल कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी उसके माध्यम से। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला दे रखा है कि एक कॉपर की बात करते हैं, यानी एक कॉपर वोल्टमीटर हमारा है और एक हमारा सिल्वर का वोल्टमीटर हमारा है, लेकिन दोनों में क्या है तो मेरे भाई यहां पर समान धारा प्रवाहित की जाती है। एक हमारा कॉपर का है, एक हमारा सिल्वर का है, लेकिन करंट दोनों में सेम जा रहा है। तब कहता है मेरे भाई कि दोनों वोल्टमीटर, यानी कि कॉपर का वोल्टमीटर और हमारा सिल्वर का वोल्टमीटर, दोनों वोल्टमीटर के कैथोड के भार, दोनों वोल्टमीटर के कैथोड के भार में वृद्धि की दर निर्भर करेगी, वो किस पर करेगी, ये बोला गया है। तो मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना, फैराडे का आप जानते होंगे, अगर हम यहां पर फैराडे की बात करते हैं तो आपको पता होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करते हैं, मेरे भाई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो कंसेप्ट दिया वो फैराडे ने दिया है, और फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का जो कंसेप्ट कहता है मेरे भाई, इस परिस्थिति में एक कैथोड होगा तो एक एनोड होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कैथोड और एक एनोड को हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एक हमारा कैथोड का हमारा रड होगा, एक हमारा एनोड हम लोग कह देंगे, यानी ये हमारा ग्रेफाइट का ही छड़ होगा, लेकिन एक हमारा कैथोड होगा तो एक हमारा क्या होगा तो कहेंगे यहां पर एनोड होगा। अब इसके साथ क्या करेंगे मेरे भाई, ऐसे करके बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं, एक हमारा प्लस होगा तो एक हमारा माइनस होगा, यानी ये हमारा प्लस होगा तो ये हमारा माइनस होगा। और मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो माइनस होगा वो हमारा कैथोड होगा और जो प्लस होगा वो हमारा एनोड होगा। इसका मतलब है मेरे भाई इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये हमारा यहां पर कैथोड कहलाएगा, जो माइनस होगा उसको कैथोड कहेंगे और जो प्लस होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर इसको एनोड कह देते हैं। तो आपको कह रहा है मेरे भाई कि जो कैथोड हमारा है ना, इस कैथोड पर हमारा जमा होता है क्या, इस कैथोड का जो मेरे भाई भार में वृद्धि हो रहा है। अगर इस कैथोड के भार में वृद्धि हो रहा है तो मेरे भाई इस कैथोड पर आवेश आकर के आता है, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर एक सॉल्यूशन लेते हैं और इसके अंदर जो सॉल्यूशन लेते हैं मेरे भाई उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कह देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना कि हम लोग पानी ले लिए और साथ में हम नमक भी उसमें मिला देते हैं और इस तरीके से हमारा होता है। बाद में H2O हमारा टूटता है, NaCl भी हमारा टूटता है, आयंस में टूटेगा और आयंस में टूटने का अगर हमारा विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है तो मेरे भाई एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जाहिर सी बात है कि इस पर हमारा चार्ज अकुमुलेट होगा, लेकिन मेरे भाई इस पर जो हमारा चार्ज अकुमुलेट होगा वो कौन सा चार्ज अकुमुलेट होगा, तो मेरे भाई जब आयंस में ये टूटेगा, हम यहां पर NaCl की बात कर रहे हैं, NaCl इसमें मिला हुआ, जब NaCl टूटेगा तो ये Na+ और यहां पर Cl- में बटेगा और ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई जो प्लस वाला होगा वो माइनस पर जाएगा और जो माइनस वाला होगा वो प्लस पे जाएगा। एक और हमारा टूटेगा जो कि पानी भी हमारा है और ये टूटेगा तो H+ और हमारा OH- होगा। तो मेरे भाई इस कैथोड पर क्या जमा होगा, तो इस कैथोड पर हम कहेंगे H+ आकर के जमा होगा, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई इस पर हमारा H+ जमा हो जाएगा। और इस पर क्या होगा, तो इस पर मेरे भाई यहां पर क्लोरीन माइनस की बात करते हैं, ये जमा होगा। तो इस पर अगर हमारा H+ जमा होगा तो इसका मतलब है मेरे भाई उस पर प्लस चार्ज आ रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि यहां पर एक रिलेशन हमारे पास आता है और वो रिलेशन हमारा कहता है फैराडे का, कहता है जो द्रव्यमान हमारा होगा ये समानुपाती होगा मेरे भाई चार्ज का। यानी कि आप कह सकते हो मेरे भाई कैथोड का भार अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब मेरे भाई उस पर आवेश हमारा चिपक रहा है जाकर के, और वह कौन सा कहेंगे हमारा कैथोड पर प्लस आवेश जा रहा है, इसलिए चार्ज की बात करेंगे, चार्ज में वृद्धि होगा। तो अगर मेरे भाई भार में अगर वृद्धि की दर हमारा किस पर निर्भर करेगी, तो ये जो भार हमारा है वो किस पर निर्भर करेंगे, द्रव्यमान के मतलब भार के रेफरेंस में देखेंगे। अगर मेरे भाई द्रव्यमान में वृद्धि हो रहा है तो भार में वृद्धि मतलब द्रव्यमान में वृद्धि हो रहा है। अगर द्रव्यमान में वृद्धि की बात करते हैं मेरे भाई तो हम कहेंगे चार्ज में वृद्धि होगा, लेकिन यहां पर कहीं भी मेरे भाई
चार्ज में वृद्धि नहीं दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ई हो जाएगा। और इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे भी देखते हैं, एम हमारा जो होगा ये चार्ज है, हम कहेंगे यहां पर समानुपाती, और क्यू इक्वल टू हमारा आई इंटू टी होगा। और अगर इस इक्वल टू को कन्वर्ट करते हैं, यहां पर समानुपाती को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म बाहर आता है और ये हमारा जेड इंटू आई टी बन जाएगा, और ये एम इक्वल टू जेड आई टी हमारा हो जाता है। और ये जो जेड आपको दे रखा है मेरे भाई, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, और करंट हमारा ये टाइम वगैरह होता है। तो इस रेफरेंस में भी आप देखेंगे तो मेरे भाई कहीं भी हमारा यहां पर परमाणु द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा, परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं, घनत्व की बात नहीं कर रहा है, तो हम घनत्व के बारे में सोचेंगे भी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे वो हमारा जो भार उसका बढ़ रहा है वो हमारा चार्ज की वजह से भर रहा है, चूंकि उस पर चार्ज जाकर के जमा हो रहा है। तो मेरे भाई इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई आवेश की वजह से उसका भार बढ़ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना। यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा मतलब भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा मतलब आवेश बढ़ेगा। ये चीज आप यहां से रिलेट करके आप इसके आंसर्स कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर आपके ई यहां पर करेक्ट होंगे। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन मेरे भाई दे रखा है, तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेकिन एक खगोलीय दूरबीन की बात कही गई है, जिसमें दूर की वस्तु के लिए मेरे भाई कोणीय आवर्धन की अगर बात करते हैं उसकी वैल्यू यहां पर दे रखा है। यानी जो आवर्धन की बात कर रहा है मेरे भाई वो आपको कितना दे रखा है, तो यहां पर 5 दे रखा है। और कहता है कि अभिदृश्य और नेत्रिका लेंस के बीच जो अंतर है वो 36 सेंटीमीटर का है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अभिदृश्य की जो फोकस दूरी हमारा f0 है, और नेत्रिका की जो फोकस दूरी है मेरे भाई f ही होता है। तो एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई कि जब हम खगोलीय दूरबीन की अगर बात करते हैं, जब हम खगोलीय दूरबीन की बात करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर खगोलीय दूरबीन की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा खगोलीय दूरबीन होता है मेरे भाई, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जो आवर्धन हमारा होगा ये क्या होगा, कहेंगे ये हमारा f0 डिवाइडेड बाय हमारा f ही होता है। ये फॉर्मूला ही होता है हमारा किसके लिए, तो कहेंगे हमारा खगोलीय दूरबीन के लिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है। और आवर्धन का मान ये आपको 5 दे रखा है। यहां पर मेरे भाई अगर f0 कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हमारा कितना कहेंगे, यहां पर f ही हो जाएगा। यानी कि जो f0 निकल करके आएगा हमारा कितना कहेंगे 5fe हमारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ये 5fe हमारा आ गया, 5fe यहां से निकाल लेंगे, ये निकालेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और हमें ये रिलेशन कहीं ना कहीं यहां पर हमें देगा। अब कहता है मेरे भाई चलो ये तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और चीज आपको दे रखा है कि जो लंबाई है, यानी कहने का मतलब अभिदृश्य और अभिदृश्य को हम लोग किसके रूप में देखते हैं मेरे भाई, f0 के रूप में देखते हैं। यानी मेरे भाई ये f0 की हम बात करते हैं, और नेत्रिका के बीच की अगर बात करेंगे तो इसको हम लोग f ही कहते हैं। यानी इन दोनों के बीच की जो लंबाई है मेरे वो 36 सेंटीमीटर है। इसका मतलब एक और रिलेशन हमारे पास यहां पर आ रहा है कि जो लंबाई हमारा है वो किसके किसके बीच में है, तो f0 और प्लस में हमारा f ही के बीच में है, और ये 36 सेंटीमीटर है मेरे भाई। तो हम कहेंगे f0 हमारा कितना कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे सीधा सीधा कि हमारा 5f ही हो गया, और प्लस में हम कहेंगे ये f ही हो गया, और फाइनली इसको देखेंगे तो ये हमारा 6f ही होगा, और 6f ही बराबर 36 होगा। और यहां से अगर हम f ही कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 36 अपॉन में 6 होगा, और 36 यानी कि हमारा 6 सेंटीमीटर हमारा यहां पर हम कहेंगे इसका आ गया। और ये 6 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हम लोग नेत्रिका की जो फोकस दूरी वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि अभिदृश्य की फोकस दूरी आप f0 बता दीजिए, और नेत्रिका की फोकस दूरी f ही बताइए कितना होगा। तो ये तो हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया, और f0 कैलकुलेट करने के लिए अगर f ही हमारा यहां से निकल गया है, इसमें पुट कर दीजिए तो f0 निकल जाएगा। आप कहेंगे सर ये 5 और ये कितना, तो 6 निकला है, 6 पंच हमारा कितना कहेंगे 30 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ये 30 हमारा हो जाएगा। तो यहां से मेरे भाई इसके वैल्यू कितनी निकल करके आ गए, तो इसका यहां पर 30 सेंटीमीटर आ गया। तो 30 सेंटीमीटर हमारा और हमारा कितना, तो 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके राइट हो जाएंगे। तो एक बात आप ध्यान रखिए, खगोलीय दूरबीन के लिए जो आवर्धन का मान हमारा ये होता है, और याद रखना उन दोनों के बीच की लंबाई की बात कर रहा था, तो ये कर दिए, और बाद बाकी रिलेशंस को फाइंड आउट करके हम लोग बना दिए। आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला जरूर याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन इस पर फॉर्मूला पे पूछेगा, इतना नहीं भी पूछेगा तो ये पूछता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि आंख की पुतली आईबॉल का संकुचन के कारण दूर दृष्टि वाली आंख, मेरे भाई अगर कैसा दृष्टि हो गया तो दूर दृष्टि की बात करते हैं। और जब कभी भी दूर दृष्टि होता है ना, दूर की वस्तु दिखेगी, नजदीक की नहीं दिखती है। लेकिन इसको जानने से पहले मेरे भाई एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास तो लेंस तो होता है, लेकिन इस लेंस में आपको ध्यान रखना है कि इसमें उत्तल लेंस भी होगा और अवतल लेंस भी होगा। अगर हम यहां पर उत्तल और अवतल लेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक तो हमारा यहां पर अवतल लेंस होता है, और दूसरे लेंस की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा लेंस हमारा कैसा होगा मेरे भाई, तो हम यहां पर उत्तल लेंस की हम बात करेंगे। तो एक हमारा अवतल लेंस होगा, दूसरा हमारा यहां पर उत्तल लेंस होगा। अगर हम उत्तल लेंस की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और ध्यान रखना मेरे भाई, इसको हम लोग यहां पर डाइवर्जिंग लेंस के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये हमारा कैसा लेंस होगा, तो हम कहेंगे यहां पर डाइवर्जिंग लेंस होगा। अब यहां पर ध्यान रखना मेरे भाई, ये डाइवर्जिंग लेंस हमारा कैसा
कैसा होगा, तो अवतल लेंस ऐसा होगा जैसे इस पर कोई प्रकाश पड़ेगी तो यह प्रकाश को फैला देता है, यह प्रकाश पड़ेगी तो प्रकाश को फैला देगा, यानी कि दूर की वस्तु को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे भाई आप सीधा कहेंगे कि दूर की वस्तु की अगर हम बात करते हैं तो दूर की वस्तु को हम देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह प्रकाश को फैलाता है इसीलिए। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा लेंस हमारा होता है और इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जैसे प्रकाश पड़ेगा तो ये हमारा एक जगह जमा करेगा, प्रकाश एक जगह एकत्रित करेगा। तो मेरे भाई ये नजदीक की वस्तु को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये नजदीक की जो वस्तु होती है, नजदीक की वस्तु को देखने के लिए, नजदीक की वस्तु को देखने के लिए ध्यान रखेंगे, नजदीक की वस्तु को यहां पर देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर हम लोग उत्तल का करते हैं। अब यहां पर कह रहा है मेरे भाई कि दूर दृष्टि दोष अगर किसी को हो गया, आप ही बताइए, अगर किसी को दूर दृष्टि होगा, दूर की वस्तु दिखेगी, नजदीक की नहीं दिखेगी। जब नजदीक का नहीं दिखेगा मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है नजदीक की वस्तु को देखने के लिए क्या लगाएंगे, तो उसको उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, अगर वो देख सकता है तो दूर की एक दूर दृष्टि वाली आंख जो है देख सकती है, केवल किसको देख सकता है, तो मेरे भाई हम कहेंगे केवल और केवल किसको देख सकता है, कहेंगे दूर की वस्तु को देख सकता है। क्योंकि दूर दृष्टि में दोष में दूर की वस्तु को देखेगा, तो दूर की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु को देख सकता है, निकट की वस्तु, तो ये गलत हो गया। लेकिन दूर की वस्तु को देख सकता है, जिससे अवतल लेंस का उपयोग करके हम ठीक कर नहीं, ये तो मेरे भाई उस हिसाब से हम कहेंगे कि यहां पर अगर देखेंगे तो इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दूरदृष्टि दोष अगर किसी को हो जाता है तो बताइए उसको हम ठीक कैसे करेंगे। एक्चुअली में इस बेसिस पर आंसर है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखेगी तो नजदीक नहीं दिखेगा ना, तो नजदीक दिखाने के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहां अवतल के बारे में सोचेंगे भी नहीं, सबसे पहले हम अवतल को क्रॉस करेंगे। अवतल हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो एक ऑप्शन तो चलो छट गया। अब मेरे भाई हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल क्यों करेंगे, नजदीक की वस्तु को देखने के लिए ना, इसलिए निकट की वस्तु के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करके हम क्या करते हैं, निकट की वस्तु को हम लोग देख पाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि उस प्रक्रिया के बारे में बताइए जो गैस हमारा किसमें, तो गैस हमारा सीधे के सीधे हमारा ठोस में परिवर्तित हो जाता है। मेरे भाई आप बताइए कि नहीं बताए हैं, इसको डिपोजिशन हम लोग कहते हैं। और डिपोजिशन और हमारा यहां पर सब्लिमेशन दोनों उल्टा होता है। सब्लिमेशन में क्या होगा, डायरेक्ट ठोस हमारा गैस बन जाएगा, बीच में द्रव नहीं बनेगा। और डायरेक्ट अगर गैस हमारा ठोस बन जाता है उसको हम लोग रिवर्स सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन कहते हैं, इसको निक्षेपण के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे कहता है कि एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्वांटम संख्या हमारा समान नहीं है, यह नियम हमारा क्या है, तो मेरे भाई हमारा पॉली एक्सक्लूसिव हमारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग स्पिन क्वांटम संख्या के आधारित। सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, मेरे भाई सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो आप समझ लीजिए NaCl की बात करेंगे। और NaCl में अगर Na को देखिएगा तो ये हमारा धातु होता है, और Cl को अगर देखिएगा तो मेरे भाई ये हमारा अधातु होता है। तो एक बात आप जान लीजिए, ये धातु और अधातु के बीच में अगर बॉन्डिंग होता है, धातु और अधातु के बीच में अगर बंधन का निर्माण होता है, इसको हम लोग यहां पर आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे, और आयनिक बॉन्ड कहने का मतलब हमारा आयनिक बंधन कहलाता है। ये हमारा आयनिक बंधन कहलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात मेरे भाई, इसका दूसरा नाम भी है, आयनिक बंधन का दूसरा भी नाम होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो आयनिक बॉन्ड को मेरे भाई किसके नाम जानते हैं, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड भी कहलाता है। इसलिए कंफ्यूजन में मेरे भाई गलती से कुछ गलत मत कर देना। तो आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर कोवलेंट बॉन्ड सिंपली लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरे भाई ये हमारा अधातु अधातु के बीच में बनता है, लेकिन यहां धातु अधातु होगा तो आयनिक ही होगा। और इसी आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ये स्टेटमेंट तो मेरे भाई कहीं ना कहीं सही है। आगे कहता है एक ही समूह के सभी तत्व की संयोजकता समान होती है। बिल्कुल मेरे भाई, एक ही ग्रुप के सभी एलिमेंट की अगर बात करेंगे उसका संयोजकता एक समान होगा। मेरे भाई ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। आगे कहता है कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिक, एक तत्व का मेरे जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के दो दो समस्थानिक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तीन तीन समस्थानिक है। तो एक तत्व हमारा है, एक तत्व के सभी समस्थानिक को एक ही समूह में रखा जाता है। मेरे भाई ये हमारा निहायत गलत होगा, क्योंकि कह रहा है एक तत्व को मेरे भाई एक ही जगह पर रखेंगे, एक तत्व को एक ही जगह पर रखेंगे। अब कह रहा है एक तत्व के सभी समस्थानिक को वहीं रखेंगे, ये गलत हो जाएगा हमारा पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि सभी समस्थानिक का मेरे भाई द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। उस परिस्थिति में यह गलत हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर गलत है। आगे बढ़ते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं
तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, ये हमारा एस्प्रिन को कहते हैं। किसको कहेंगे? तो ये हमारा एस्प्रिन होता है, और एस्प्रिन मेरे भाई दर्द निवारक दवाई होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसको हम कहते हैं ये हमारा दर्द निवारक दवाई होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। दर्द निवारक दवाई जो मेरे भाई दर्द को खत्म कर देता है, पेन को खत्म कर देता है, इसको हम लोग पीरा हरिबम यानी कि पीरा हर करता है, यानी कि दर्द को खत्म करता है, ध्यान रखेंगे। आगे मेरे भाई इस तरीके से अखंड ज्योति बैच हमारा चल रहा है, जिसको भी आपको क्लास करना है, आप सभी लोग मेरे भाई ऑनलाइन में ये क्लासेस हमारी चल रही है, और ये क्लासेस में आप जुड़ करके कंप्लीट मेरे भाई आप थ्योरी को कवर कर लीजिए। आप 6 to 8 वाले स्टूडेंट हैं तो वो भी कर सकते हैं, 9 10th वाले हैं वो भी कर सकते हैं, जिसका 6 to 8 है 9 10 तो वो भी कर सकते हैं, जो पीआरटी वाले बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए मेरे भाई अखंड ज्योति बैच साइंस के लिए हम लेकर के आए हैं, आप सभी लोग इस क्लास को कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसको भी करना जो भी करना चाहता है आकर के कर सकता है। आगे कहता है मेरे भाई कि जल में हम क्षार मिलाते हैं तो बताइए उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर हम पानी की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, तो इस H2O के पास H+ होता है और इसके पास हमारा OH- पहले से होता है। अगर अब क्या करते हैं, इस पानी में अब क्या करते हैं मेरे भाई, तो हम क्षार मिलाते हैं। इस पर हम क्या करते हैं, इसमें हम यहां पर अब क्षार मिलाते हैं। जैसे मेरे भाई इसमें हम क्षार मिलाएंगे, जैसे हम क्षार मिलाते, क्षार मिलाने का मतलब है मेरे भाई OH- का कंसेंट्रेशन, OH- का कंसेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं। OH- का जो कंसेंट्रेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, तो यहां पर बढ़ा रहे हैं। OH- का कंसेंट्रेशन हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहां पर हम बढ़ा रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां पर इसको बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात पहले से तो OH- था ही, अब उसमें और भी क्षार मिलाएंगे, तो क्षार मिलाने का मतलब OH- मिला रहे हैं। इसका मतलब मेरे भाई OH- का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, और जब OH- का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो उस पानी का pH वैल्यू मेरे भाई यहां पर बढ़ जाएगा। तो इस परिस्थिति में आप कहेंगे क्या होगा मेरे भाई, OH- की आयन की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता से अधिक हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। पहले मेरे भाई दोनों बराबर मात्रा में, हम कहेंगे चूंकि पानी है तो पानी का pH मान हमारा 7 होता है, न्यूट्रल होता है, तो जितना ये होगा उतना ही ये था, तभी वो न्यूट्रल था। और उस परिस्थिति में मेरे भाई हम कहेंगे दोनों बराबर मात्रा में था। अब अगर आप क्षार मिला दिए तो एक्स्ट्रा आप इसको मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसलिए बोला गया है यहां पर सीधा सीधा कि OH- की आयन की सांद्रता जो होगी वो H+ आयन सांद्रता से क्या हो जाएगी, तो यहां पर अधिक हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी संयोगवश एसीटोन की अल्कोहल, मेरे भाई एसीटोन की अल्कोहल के साथ, एसीटोन को अल्कोहल के साथ में मिश्रित कर देता है, और एसीटोन और अल्कोहल का जो मिश्रण है उसको अगर अलग करना होगा तो कैसे करेंगे। एक बात मेरे भाई आप ध्यान रखना, अगर हम एसीटोन की अगर हम बात करते हैं या फिर अगर हम अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एसीटोन और अल्कोहल दोनों के दोनों हमारे क्या है, तो यहां पर दोनों के दोनों मेरे भाई यहां पर हमको ध्यान रखना है ये हमारे वोलेटाइल मैटर में आता है। और वोलेटाइल मैटर कहने का मतलब है जिसको आप बाहर निकालिएगा तो उड़ जाएगा, इसके पास ऐसी प्रवृत्ति होती है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, अगर इन दोनों को मिलाना चाहते हैं तो एक चीज जान लीजिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा 60 डिग्री सेल्सियस होता है। और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मेरे भाई ये 65 डिग्री सेल्सियस होता है। एक चीज मेरे भाई, एक कंसेप्ट हम लोगों को ध्यान रखना है, अगर बॉइलिंग पॉइंट में अंतर की अगर बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में अगर अंतर को अगर हम देखेंगे, अगर इसके अंतर अगर कम है, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर कैसा है मेरे भाई, तो अगर कम होता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट में अंतर अगर कम होता है हमारे दो द्रव का, तो उस परिस्थिति में मेरे भाई पृथक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में पृथक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर मेरे भाई हम लोग प्रभाजी आसवन विधि से हम लोग इसको अलग करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहां पर प्रभाजी आसवन विधि से हम लोग इसको अलग करते हैं। तो यहां पर मेरे भाई प्रभाजी आसवन विधि का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों द्रव्य पदार्थ हैं, ये भी द्रव है और ये भी द्रव है, दोनों आपस में घुला मिला हुआ है मेरे भाई, दोनों को अलग करना है। जब दोनों को अलग करना चाहेंगे तो हम लोग देखेंगे मेरे भाई कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर हमारा लगभग मेरे भाई पास पास है, तो ऐसी परिस्थिति में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर यही बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा डिफरेंस का होता, अगर ये 60 है तो ये 110 होता, यानी कि डिफरेंसेस अगर ज्यादा होते, तब वहां पर मेरे भाई हम लोग सिंपल और सिंपल क्या करते, तो उसके लिए हम लोग यहां पर डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते, तब वह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उन सभी को हम लोग अलग करने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये कंडीशन है, ये कंसेप्ट होता है कि अगर अंतर अगर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट में अगर अंतर कम होगा, तो हम
प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अंतर अगर ज्यादा होगा दोनों का तो वैसी परिस्थिति में मेरे भाई सिंपल आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आपके सामने में आएगा और वहां पर आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पास पास वाला है। अगला कहता है कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के प्रति बहुत अधिक बंधुता दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। आप देखिएगा कि जो एल्युमिनियम होते हैं मेरे भाई वो हमारा क्या करेगा, तो यहां पर एल्युमिनियम यहां पर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में एल्युमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया ना करें तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एनोडाइजिंग कर देते हैं। लेकिन एक बात आपको समझाना चाहते हैं मेरे भाई कि एल्युमिनियम यहां पर ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये जनरली क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन मिलकर के एल्युमिनियम के ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग Al2O3 के नाम से जानते हैं। अब कहता है मेरे भाई कि ऐसी परिस्थिति में एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया का, ऐसी परिस्थिति में जो ऑक्सीकरण हमारा होगा वह उष्माक्षेपीय विक्रिया होगा। मेरे भाई उष्माक्षेपीय विक्रिया में क्या होता है, कहेंगे यहां पर हमारा उष्मा बाहर जाता है। इसमें क्या कहेंगे, तो यहां पर हम उष्मा की बात करते हैं, यानी मेरे भाई अगर हीट की बात करते हैं तो ये हमारा उष्मा बाहर निकलता है, ये बात ध्यान रखना। इसमें उष्मा बाहर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, हीट रिलीज करता है। अब ऐसी परिस्थिति में ये कौन सा होगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना जो थर्मिट वेल्डिंग हमारा होता है, इस थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना मेरे भाई, जो रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी की हम बात करते हैं, रेल की पटरी को क्या करते हैं, हम जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। रेल की पटरी को जोड़ने के लिए, रेल की पटरी को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। और मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम यहां पर थर्मिट वेल्डिंग की अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा थर्मिट वेल्डिंग होता है इसमें हम लोग थर्मिट मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर किसका इस्तेमाल करेंगे, तो थर्मिट मिक्सर का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो थर्मिट मिक्सर हमारा होता है, इसमें थर्मिट मिक्सर में आपको ध्यान रखना है, इसमें मेरे भाई आयरन होगा और आयरन के साथ साथ हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा एल्युमिनियम का हम पाउडर यूज करते हैं। ये दोनों का मिश्रण हमारा इस्तेमाल होता है। इस रिएक्शन को अगर आप देखना चाहते हैं तो एक्चुअली में आयरन के तो ऑक्साइड्स होंगे, Fe2O3 हमारा होगा ही होगा, और साथ में ये एल्युमिनियम के साथ अगर रिएक्शन कर लेता है, एल्युमिनियम कहने का मतलब हमारा Al हो गया, तो ये क्या बना लेगा मेरे भाई, तो यहां से हमारा आयरन अलग हो जाएगा, 2Fe, चूंकि दो आयरन है, ये अलग हो जाएगा और हम कहते हैं यहां पर हम Al2O3 का निर्माण कर लेता है। तो मेरे भाई आप इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां पर आयरन के ऑक्साइड्स हमारे हैं और ये एल्युमिनियम है, इन दोनों का जब रिएक्शन हम लोग करा दिए तो रिएक्शन करने के बाद जो हमारे आयरन है वो शुद्ध रूप में हमें प्राप्त हुआ और ये आयरन को हम लोग अलग कर लिए और ये इसी आयरन से हम लोग क्या करते हैं, इसी को लिक्विड फॉर्म में ये रहता है और इसी को पटरी में क्या करते हैं, डाल करके पटरी को हम लोग जोड़ देते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई, आयरन की ही पटरी होती है, इसलिए आयरन को अलग करना होता है। तो मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में जब ये रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो वैसी परिस्थिति में यहां से हमें कुछ हीट बाहर निकलता है, जिसको हम लोग उष्मा के रूप में बाहर देखते हैं। तो ये थर्मिट वेल्डिंग में ही हमारा पॉसिबल है, अदरवाइज यहां पर कहीं पर भी नहीं होगा। लेकिन थर्मिट वेल्डिंग मेरे भाई पोर्टेबल होता है, पहले के जमाने में ज्यादा यूज होता था। कहीं भी अगर दूर दूर तक रेल की पटरी बिछाई हुई है तो आप कहीं भी थर्मिट वेल्डिंग कर सकते थे ले जाकर के। आप इस चीज को नहीं होता तो मेरे भाई वीडियो एनिमेशन भी आप देख सकते हैं थर्मिट वेल्डिंग का, जाकर के आपको यूट्यूब पर दिख जाएगा। अगर बात करते हैं हम पाचन के विषय में, बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से विचार करें और कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मेरे भाई एक बात बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कि मेरे भाई खाने पीने वाली जो उपस्थित वसा होती है, वसा का पाचन कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा क्या? वसा का पाचन मेरे भाई लाइपेज एंजाइम करता है, ये ट्रिप्सिन कहीं नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। खाद्य में जो स्टार्च होता है, स्टार्च का पाचन मेरे भाई कह रहा है कि लाइपेज करेगा। हम कहते हैं कि स्टार्च का पाचन यहां पर अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम करता है, जो कि हमारे यहां पर सिलेवरी हम कहेंगे हमारे स्लावा में पाया जाता है, ये तो गलत हो गया। आगे मेरे भाई वसा का पाचन, वसा का जो पाचन करेगा वो लाइपेज एंजाइम करेगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। प्रकाश का प्रकीर्णन की जो घटना घटती है मेरे भाई, ये कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है और इसी में हम लोग इसकी घटना को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैथोड की किरण की बात करते हैं मेरे भाई। जो कैथोड की किरणें होती है हमारा, यहां पर हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है और विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत में प्रवेश करना होता है। अब मान लेते मेरे भाई हमारा कैथोड रे हमारा इधर की ओर जा रहा है और जो कैथोड रे जा रहा है इस पर नेगेटिवली चार्ज हमारा है और इधर हमारा इसके परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, लंबवत कह रहा है मेरे भाई, इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा यहां पर कैथोड रे जो हमारा इधर की ओर जा रहा था, ये कहीं ना कहीं इधर की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि ये हमारा इधर की ओर अट्रैक्ट होगा और ऐसी परिस्थिति में ये जो पाथ होगा मेरे भाई, ये पैराबोलिक पाथ होगा। ये कैसा पाथ होगा, तो यहां पर पैराबोलिक पाथ होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे और ये हमारा परवलयाकार पाथ हमें दे देता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख करके बता दीजिए मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे। तो आपके सामने में है, अगर हम लेड की बात करते हैं, इसका रिएक्शन किसके साथ, तो यहां पर कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो ये रिएक्शन में आपको दे रखा है, यहां पर PbCl2 का निर्माण होगा और साथ ही साथ मेरे भाई ये जो हमारा लेड होता है ना, आप सभी लोगों को पता होगा जो लेड हमारा होता है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे तो कहेंगे कॉपर से, क्योंकि कॉपर तो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो जैसे ही ये कॉपर देखेगा, कॉपर यहां चिपका हुआ क्लोरीन के साथ, ये लेड क्या करेगा, इस कॉपर को धक्का देगा और क्लोरीन कॉपर हमारा बेचारा बाहर हो जाएगा, अलग हो जाएगा और यहां पर कॉपर
कॉपर की जगह पर कौन विस्थापित हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर हम कहेंगे लेड हमारा क्लोराइड बन जाएगा, PbCl2 का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे ये जो रिएक्शन हमारा दे रखा है ये कहीं ना कहीं यहां पर विस्थापन रिएक्शन है, लेकिन ये जो विस्थापन रिएक्शन है इसको हम लोग एकल विस्थापन के नाम से हम लोग जानेंगे। ये हमारा कैसा अभिक्रिया होगा मेरे भाई, तो कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर चिकनी अंतःप्रदवी जालिका की बात करते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करते हैं, ये दो तरह का होता है। एक तो हमारा क्या होगा मेरे भाई, यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, और दूसरा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा फैट का निर्माण करता है, या फिर हम कहेंगे यहां पर लिपिड्स का निर्माण करता है। फैट का बोल दीजिए, लिपिड्स बोल दीजिए मेरे भाई, तो फैट या लिपिड्स दोनों एक ही चीज है। इसका क्या करेगा, तो ये सिंथेसिस करता है, इसका निर्माण करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है, इस पर राइबोसोम देखने को मिलता है। इस पर क्या होगा कि यहां पर राइबोसोम, इस पर राइबोसोम पाया जाता है, और अगर इस पर राइबोसोम पाया जाता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है ये हमारा प्रोटीन संश्लेषण करता है। इस बार आपके बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, और ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और इस दौरान में जब प्रोटीन का संश्लेषण करता है मेरे भाई, तो दूसरा भी काम याद रखना, ये फिर आपको एनसीईआरटी में दे रखा था, ये क्या करेगा, तो प्रोटीन का सिक्रेशन भी करता है। तो मेरे भाई यहां ध्यान रखेंगे, ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, और साथ ही साथ ये प्रोटीन का क्या करता है मेरे भाई, यहां पर उत्सर्जन भी करता है। ये प्रोटीन का क्या करेगा, तो यहां पर उत्सर्जन भी क्या करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्रोटीन का संश्लेषण भी करेगा और प्रोटीन का यहां पर उत्सर्जन भी करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपको आया था, और यहां पर बीपीएससी ने जो आंसर दिया वो ये दोनों चीज को कंसीडर किया है। इसलिए मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे यहां पर। तो ये क्वेश्चन आपके, तो यहां पर आपको दे रखा है कि चिकनी की बात कर रहा है, स्मूथ की बात कर रहा है। अगर स्मूथ की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा स्मूथ, एस फॉर स्मूथ है, इसका मतलब ये लिपिड का निर्माण करेगा। ये केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। कई बार मेरे भाई सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण देगा तो हम कहेंगे यहां पर हमारा, यहां पर रफ वाला हमारा होगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दोनों ऑप्शन दे रखे थे, उत्सर्जन का भी दे रखा था और साथ साथ हमारा ये भी दे रखा था। आज आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला देखते हैं, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास में अगर जाती है। अब देखिए पानी से ग्लास में जा रहा है, तो मेरे भाई पानी हमारा क्या होगा, तो ग्लास हमारा क्या होगा, तो पानी की अगर बात करेंगे तो पानी हमारा विरल माध्यम होगा, और हमारा ग्लास यहां पर देखेंगे तो ये हमारा सघन माध्यम होगा। और जब प्रकाश हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है मेरे भाई, तो सामान्य की ओर मुड़ जाएगी, और अगर विरल से सघन में जाएगी तो उसकी गति कम हो जाएगी, उसको धीमा हो जाएगा मेरे भाई। यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। एस्टर का जो क्षारीय जल अपघटन अगर हम लोग कराते हैं तो इसको सैपोनिफिकेशन के नाम से आते हैं, जो साबुनीकरण होता है, जो साबुन बनाने की विधि होती है उसी को हम लोग कहते हैं। यानी इस एस्टर का हम क्या करते हैं मेरे भाई, जल अपघटन कराते हैं, लेकिन क्षारीय माध्यम में मेरे भाई कराते हैं, और ऐसी परिस्थिति में इस प्रोसेस को हम लोग सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं, साबुन बनाने की विधि है। अगला कहते हैं कौन सा कथन हमारा ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में स्टेटमेंट सही है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि ध्वनि तरंग हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होगा तो नहीं होगा, ध्वनि तरंग हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई प्रकाश तरंग कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग है। ये स्टेटमेंट मेरे भाई एक ही लाइन में आप कहेंगे करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों अनुदैर्ध्य तरंग, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे कहता है कि जब कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है और उसमें लोहा धातु के साथ जब अभिक्रिया करा देते हैं तो बताइए कि किस धातु, तांबा नामक धातु का निर्माण होता है, और ये कौन सी विक्रिया होगी। तो मेरे भाई यहां पर लोहा का धातु है, आयरन हमारा है, और इसको कॉपर सल्फेट हमारा जो सॉल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन करा देंगे। हम सभी लोग जानते हैं जो आयरन हमारा होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, अब ये आयरन कॉपर को धक्का देगा, और ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे ये हमारा FeSO4 का निर्माण करेगा, और हमारा यहां से कॉपर बाहर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये कैसा रिएक्शन है, तो कहेंगे हमारा यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, एक लाइन में आप जान लीजिए। और इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ये हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा, एक लाइन में आप जान लीजिए। ये हमारा कैसा अभिक्रिया होगा, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानेंगे, और हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए कहीं ना कहीं राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से जंगल की पुनः स्थापना। मेरे भाई जब कभी भी हम लोग जंगल को लगाते हैं या जंगल को बार बार अगर लगाते हैं, पेड़ पौधे बार बार उगाते हैं, उसको हम लोग रिफॉरेस्टेशन के नाम से जानते हैं। उसका नाम ही, इस बात को ध्यान रखना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगल की कटाई करना, वन की कटाई करना, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और ध्यान रखना मेरे भाई, कटे हुए जगह पर फिर से पौधे को लगाना, उसको हम लोग रिफॉरेस्टेशन के नाम से हम लोग जानते हैं।
एक लाइन में इस क्वेश्चन के आंसर्स आपके आगे। अगला मेरे भाई ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें थोड़ा सा मेरे भाई कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, अभी हम रहते नहीं देते हैं और पहले अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला कहता है कि यदि एक तत्व की बात करते हैं और एक तत्व के लिए संयोजी कोष पर फोकस करना मेरे भाई, यानी कि जो बाहरी कोष होता है उसको संयोजी कोष कहेंगे, और बाहरी कोष का जो हमारा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है वो हमारा NH2NP5 दे रखा है। और एक बात आप समझ लीजिए कि बाहरी कोष का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ये दे रखा है, इसलिए बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 2 और 5 यानी कि 7 होगा। तो मेरे भाई पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखिएगा तो अगर हैलोजन फैमिली की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर हैलोजन फैमिली की अगर हम बात करें तो हैलोजन फैमिली मेरे भाई 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ये 17th ग्रुप का एलिमेंट्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और 17th ग्रुप का एलिमेंट हमारा क्या होगा, कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, स्टेंटाइन हो गया। और ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे इसकी वैलेंसी की अगर बात करते हैं, या फिर आप कहेंगे इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, तो आप कहेंगे इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अगर देखने के लिए जाएंगे तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर 7 होगा। क्योंकि अगर फ्लोरीन की बात करेगा तो फ्लोरीन का हमारा 9 होता है, 9 अगर हो गया तो पहली कक्षा में कितना जाएगा, तो कहेंगे 2 जाएगा, और दूसरी कक्षा में कितना बचा, तो 7 गया। तो ये मेरे भाई 7 बच गया। ऐसे ही करके हमारे जब इसका 7 हो गया तो सबका 7 ही होगा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, और ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे हमारा NH2NP5 यानी कि 2 5 हमारा 7 हो जाएगा। हम कहेंगे हमारा हैलोजन फैमिली में आएगा। लेकिन मेरे भाई हैलोजन फैमिली का कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ई आपका यहां पर कहेंगे करेक्ट हो जाएगा। आगे मेरे बता रखा है कि पौधे के तने के छल्ले के रूप में, अब देखिए पौधा के तना में अगर प्लांट का कोई तना है मेरे भाई, तो ये मान लेते हैं कि हमारा प्लांट है, इस प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट का ये तना है मान लेते हैं ऐसी परिस्थिति में। और यहां पर कहता है मेरे भाई छल्लों के रूप में पाई जाने वाले, छल्ला किसको कहते हैं, यानी कि यहां पर आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके दिखेगा, इसी को हम लोग छल्ला कहते हैं। यानी कि ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है मेरे भाई डायमीटर को दिखा रहा है, इसकी बात कही जा रही है इस तरह से। अब कह रहा है कि तना में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली जो आकृति होती है जो उनकी वृद्धि में सहायता प्रदान करती है, उस उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना ये उसका एक्सिस होगा, ये हमारा डायमीटर के अलोंग देख रहे हैं, यानी तो आप ऐसे समझ लीजिए छल्ला अगर हो गया, छल्ला कहने का मतलब मेरे भाई इसके डायमीटर मेरे भाई यहां पर डाया में वृद्धि की बात कर रहा है, और जब डाया में वृद्धि होगी तो हम कहेंगे उसकी मोटाई बढ़ेगी, उसकी मोटाई बढ़ जाएगी। और अगर मोटाई बढ़ाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, कहेंगे हमारा यहां पर हम सीधा सीधा कहेंगे मेरे भाई यहां पर लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम हम लोग जानते हैं। ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है जिसको हम लोग यहां पर लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। लैटरल का मतलब ही होता है डायमीटर, तो डायमीटर को बढ़ाना मतलब मोटाई को बढ़ा देना, चूंकि ऐसे छल्ला को बढ़ा रहे हैं, मोटाई को बढ़ा रहे हैं मतलब, इसलिए हम कहेंगे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा हो जाएगा आंसर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो विभजोत्तक उत्तक होता है उसी को 3 पार्ट्स होते हैं, और एक हमारा क्या होता है कहेंगे हमारा लैटरल भी उसमें हमारा शामिल होगा। एक तो एपिकल होगा, दूसरा हमारा क्या एपिकल, लैटरल और हमारा इंटरकैलरी होता है। लैटरल का मतलब डायमीटर होता है, अगर डायमीटर की बात कर रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, उसकी आकृति बढ़ती जा रही है, उसका डायमीटर बढ़ता जाएगा, और डायमीटर बढ़ने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, तो हम कहेंगे यहां पर लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा रेस्पॉन्सिबल होगा, जैसा कि आपको मैंने यहां पर बताया है। आगे मेरे भाई दे रखा है कि एक जब प्रकाश की बात करते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा में दूसरे माध्यम में वो बदल जाती है, इस प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे। तो मेरे भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश चला गया तो हम कहेंगे यहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो गया। कुछ नहीं सोचेंगे, एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर करके हम लोग यहां से निकल लेंगे मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला कहता है AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में अगर क्लोरीन के साथ अगर हम मिलाते हैं तो क्या होगा। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है हमारा कुछ ऐसा होता है, और कह रहा है कि क्लोरीन को हमें मिलाना है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, तो मेरे भाई यहां पर AlCl3 की हम बात करते हैं। जब इसके प्रेजेंस में हम लोग मिलाते हैं तो मेरे भाई यहां पर हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। कि अगर हम बात करते हैं यहां पर क्लोरीन का, ये क्लोरीन हमारा यहां से हट जाएगा और यहां से एक कंपाउंड हमारा बनेगा, और उस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो वो कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, वो हम आपको यहां पर रिएक्शंस के साथ हम बता देते हैं। ये हमारा C6H5 हमारा Cl बनेगा, और साथ में जो रेस्ट हमारा बच जाएगा वो हमारा HCl बनेगा। तो आप यहां देख लीजिए मेरे भाई, इस क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, क्लोरीन हमारा पहले अलग था, और बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं, C6H6 कहते हैं। अब इस C6H6 के साथ हमारा क्लोरीन जाकर के चिपक गया, इसका मतलब मेरे भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से ही हम लोग जानते हैं, और ऐसा उसी में हमारा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि पीने वाले जल में अगर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, तो मेरे भाई एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है एक प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज हो जाता है उसको हम लोग यहां पर हम कहेंगे वो कौन सा डिजीज, तो कहेंगे यहां पर हमारा पेचिस होगा, जिसको हम लोग डिसेंट्री
डिसेंट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें बैक्टीरिया नहीं होगा, प्रदूषित जल अगर दे रखा तो ये होने की संभावना है। ये हमारा जल में भी होगा। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये हमारे जल में होता है, लेकिन वो दूषित जल में होगा। लेकिन याद रखना प्रोटोजोअल डिजीज है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज हमारा नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। स्वच्छ जल की तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन प्रदूषित जल में ये हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, जिससे पेचिस होता है, जिसको हम लोग डिसेंट्री के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ही पादप में मेरे भाई बोला गया है, अगर एक ही प्लांट में एक ही पौधे में बोला गया, मान लेते कि एक पौधा हमारा है, इस पौधा में मान लेते मेरे भाई एक तो हमारा ये हो गया, और एक पौधा, एक ही पौधा इसमें हमारा ये हो गया। अब कह रहा है कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकण को, एक ही परागकण का दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र पर चला जाना। अब मेरे भाई ये एक प्लांट है, इसके परागकण यहां है, और इसके परागकण दूसरे के परागकोश पर अगर चला जाता है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्योंकि एक ही प्लांट में हमारा हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो यहां पर इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, और ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो मेरे भाई सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं यहां पर गिटेनोगेमी के नाम से जानेंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव की अगर पहचान करना मेरे भाई, उसके लिए जो हमारा यहां पर टेक्निक डेवलप किया गया है, हम कहेंगे वो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। जैसे चोर वगैरह को पकड़ना है या कोई रेपिस्ट वगैरह होता है, उसका पहचान अगर करना हो तो उसकी डीएनए ही फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। अगला कहता है मेरे भाई सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व बता दीजिए जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए ही करते हैं। बताइए इसमें से हम कहेंगे जब भी सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने की बात आएगी मेरे भाई, बैक्टीरिया को मारने की बात आएगी, तो आप सीधा कहेंगे मेरे भाई इसमें हमारा कौन होगा, कहेंगे एंटीबायोटिक ही होगा। और एंटीबायोटिक हमारा हम कहेंगे यहां पर क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित, यानी ऑक्सीजन है भी और ऑक्सीजन नहीं भी है, ऐसे रक्त के मिश्रण के प्रवाह को, यानी कि मेरे भाई यहां पर जो रक्त का जो मिश्रण है, आप ऐसा कह सकते हैं, यहां पर जो रक्त का मिश्रण है मेरे भाई, यहां पर जो रक्त के मिश्रण की अगर हम बात करेंगे, ये रक्त का मिश्रण कहने का मतलब हमारा कैसा है, इसमें ऑक्सीजन है भी, यानी ऑक्सीजन है भी और ऑक्सीजन नहीं भी है, यानी ऑक्सीजन है भी और यहां पर मेरे भाई ऑक्सीजन नहीं भी है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ऑक्सीजन है भी और ऑक्सीजन नहीं भी है, तो मेरे भाई ये हमारा हम कहेंगे कौन यहां पर इसको झेल सकता, तो कहेंगे वो मेढक होगा। क्योंकि मेढक की अगर बात करते हैं मेरे भाई, उसमें 3 ही हार्ट चैम्बर होते हैं, और वो मिक्स होकर के उनका हीमोग्लोबिन जो होगा ऑक्सीजन के साथ इस तरह से मिक्स होकर के मेरे भाई हमारा चलता है। तो हम कहेंगे इसमें कोई, हम कहेंगे सीधा सीधा कि हमारा यहां पर 4 हार्ट चैम्बर नहीं होगा कि अलग अलग होगा, एक ही साथ फ्लो होगा, मिक्स फ्लो होता है। और मिक्स फ्लो में हमारा ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित दोनों हमारे यहां पर होते हैं। तो मेढक में भी हमारा होता है, एम्फीबियंस में ही होता है। अगला है निषेचन, विकास, विभाजन, भिन्नताएं के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, इसको भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। एक लाइन में आप जान लीजिए। और आज का मेरे भाई ये 39वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि बताइए जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को सिक्रेट करती है। मेरे भाई वो मिक्स्ड ग्लैंड होगा, जिसको हम लोग यहां पर पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं। कई बार हम आपको बता भी चुके हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, केचुए की बात करते हैं, और केचुए का जो पृष्ठीय रुधिर वाहिका की बात करते हैं, उसमें रक्त का जो प्रवाह होता है वो कैसा होगा। मेरे भाई हम लोग यहां पर अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं। एक्चुअली में अर्थवॉर्म का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये अर्थवॉर्म का यहां पर डायमीट यहां इस तरह से होता है मेरे भाई। ये अर्थवॉर्म इस तरह से आपको दिखेगा, जो मिट्टी के अंदर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, भुरभुरा बनाता है। इसके अंदर अगर देखिएगा ना, तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखेगी, और इसमें मेरे भाई कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर उधर, यानी कहने का मतलब है इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है ना, वो डायमीटर के लॉन्ग होता है, ऐसे होता है। यानी मेरे भाई ब्लड के, हम कहेंगे यहां पर ब्लड के फ्लो की जो दिशा होती है, ब्लड के जो फ्लो की दिशा होती है, ब्लड के फ्लो की जो दिशा होती है मेरे भाई, वो कैसी होती है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे मेरे भाई यहां पर इसको पार्श्वमुखी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पार्श्वमुखी कहेंगे, और पार्श्वमुखी कहने का मतलब है मेरे भाई साइड वाइज होता है, यानी कि ये साइड वाइज होता है मेरे भाई, दोनों साइड से हमारा होता है। तो दोनों साइड से ही ब्लड का फ्लो होता है इस तरह से। हम इसीलिए कहेंगे मेरे भाई यहां पर लेटरल फेसिंग होगा, पार्श्वमुखी होगा जो ब्लड का फ्लो होगा। चूंकि यहां पर रक्त का प्रवाह हमारा किस और होगा, तो हम कहेंगे हमारा ऐसा होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका यहां पर राइट हो गया। तो आज का जो डिस्कशन है मेरे भाई, इस तरीके से आज का डिस्कशन आपका यहीं पर एंड होता है। थोड़ा सा आज हम थोड़ा फास्ट कोशिश किए आज करने का, लेकिन कुछ काम था इसीलिए कि आज हम थोड़ा फास्ट करके आपके डिस्कशन को कंप्लीट किए। लेकिन जितना भी एक्सप्लेनेशन हम आपको दिए सब आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको लगता है कि अगर हम बीपीएससी हमें क्लियर करना है, तो आप मेरे भाई थियोरेटिकली और साथ साथ हमारे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपको क्वेश्चंस के साथ आपको हर चीज को तैयार करना पड़ेगा। आज थोड़ा सा फास्ट किए, क्योंकि कुछ काम था जिसकी वजह से थोड़ा फास्ट खींचे। लेकिन मेरे भाई हमारा फिर चलेगा। कल हम लोग मिलते हैं 9 बजे। 9 बजे लाइव आइए, और सभी लोगों को 9 बजे आइए, और 40 क्वेश्चन फिर हम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, मिलते हैं अगले डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच।